TRE-4 पर सरकार का फैसला क्या आया है ये आपको समझाते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने TRE-4 पर बड़ी घोषणा की है। इस बार एकल चरण में ही TRE-4 की परीक्षा होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि छात्रों की मांग पर सरकार ने 10 अहम फैसले लिए हैं छात्रों से जुड़े हुए। परीक्षा में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन सरकार ने करने का फैसला लिया है और पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया जाएगा। अब आप समझिए कि सरकार ने यह फैसला आखिर क्यों लिया है। तो देखिए, TRE-4 को लेकर बिहार में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इस पर सियासत भी हो रही थी। TRE-4 परीक्षा में बदलाव की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो सड़क से लेकर के धरना स्थल तक प्रदर्शन कर रहे थे। जो 2 चरण में परीक्षा कराने का फैसला लिया था BPSC ने, उसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे थे। जो PT और मेंस की परीक्षा होनी थी, इस प्रणाली के विरोध में कई दफे प्रदर्शन हुआ पटना में। युवाओं के मुद्दे पर सम्राट सरकार लगातार संवेदनशीलता दिखा रही है और इसीलिए छात्रों की मांग को मानते हुए अब सरकार ने फैसला लिया है और इसके साथ ही आगे भी जो परीक्षाएं हो वो पारदर्शी तरीके से हो, इसको लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है और विशेषज्ञ समिति पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने को लेकर के सुझाव देगी। अब देखना होगा कि सरकार के फैसले के बाद पटना के गर्दनी बाग में जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हैं वो अपना प्रदर्शन खत्म करते हैं या नहीं। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब आपको AI के जरिए दिखाते हैं कि आखिर नेपाल में जो तबाही आई वो आई कैसे। दरअसल बुधवार की सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। पहले इसे भूकंप माना गया, लेकिन ये भूकंप नहीं था, बल्कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लेंदे खोला नदी में गिरा था और इससे बर्फ, चट्टान और मलबे का भारी दबाव बना। पानी और मलबा जमा होने के बाद अचानक ये आगे बढ़ने लग गया और इसकी वजह से बहुत तेज फ्लैश फ्लड आ गया। संकरी पहाड़ी घाटियों में पानी की रफ्तार बेहद तेज हो गई और रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें और बस्तियां सब कुछ प्रभावित हुआ। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, AI जनरेटेड ये तस्वीरें हैं। ग्लेशियर टूटने की घटना से करीब 5.2 तीव्रता की भूकंपीय रीडिंग दर्ज हुई थी। इसलिए शुरुआत में ऐसा माना गया कि जो तबाही मची उसका मुख्य कारण भूकंप था और तिब्बत से आई इस बाढ़ ने नेपाल में भारी तबाही मचाई, जलजला मचा दिया। माना यह जा रहा था कि इसका असर बिहार पर भी इसी पैमाने पर पड़ सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक बिहार में स्थिति जो है वो इतनी बेकाबू नहीं हुई है, स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। और आइए अब खबर तो समझिए, नेपाल की बाढ़ का बिहार में असर क्या है आपको हम ये विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि नेपाल में आई बाढ़ कितनी भयावह और कितनी गंभीर है। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड में 332 से ज्यादा लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है। 1,500 की तलाश अभी भी जारी है। 228 भारतीय भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि तिब्बत में 200 भारतीय संपर्क में है, ऐसा जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान जारी किया गया है। नेपाल में 288 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है, ये भी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल के लिए भेज दी गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है। नेपाल में 32 देशों के करीब 525 विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तबाही थी वो कितनी भीषण और भयावह थी। और अब आप बिहार में बाढ़ की स्थिति को समझिए। तो देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हवाई सर्वेक्षण किया वहां का। बाढ़ की स्थिति अब बिहार में धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है और स्थिर हो रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। प्रभावित इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि बहाव वाले जो इलाके हैं वहां आप ना जाएं। अगर पानी का वहां पर जल स्तर ज्यादा है तो उस क्षेत्र से आप दूर रहें। इसके साथ ही आपको बता दें कि बगहा डैम और गंडक नदी का जो जल स्तर है वो भी अब धीरे धीरे घटने लगा है, जो कि एक अच्छी खबर है।
वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी आसानी से पास हो सके और पानी के दबाव में लगातार कमी भी देखी जा रही है। सेंट्रल वाटर कमीशन लगातार हर घंटे पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें बिहार में अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं और राहत बचाव को लेकर अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि नेपाल की बाढ़ से बिहार में इतना हाई अलर्ट आखिर क्यों है? तो देखिए, नेपाल की जो त्रिशूली नदी है, वही नदी जिसमें बाढ़ आई है, वो बिहार की गंडक नदी में आकर मिलती है और ये गंडक नदी बिहार के अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है। इसमें वाल्मीकि नगर क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का, पूर्वी चंपारण जिला भी आता है जहां से ये गंडक नदी गुजरती है, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये नदी होते हुए आती है और फिर पटना पहुंचकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है और इसलिए बिहार सरकार इतनी अलर्ट मोड पर है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे गंगा के कारण बिहार में आई बाढ़ की। नेपाल की बाढ़ से पहले ही बिहार में भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था और हालांकि अभी तक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू जरूर हुई है, पर खतरा अभी तक टला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़, जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर क्या ये कभी खत्म होगी। बिहार एक बार फिर से उसी बाढ़ से परेशान है। वैशाली में गंगा का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। देसली प्रखंड का गनियारी गांव चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। घर डूबे हुए हैं, रास्ते पानी में समाये हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे ठिकानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। गंगा का पानी गांव में घुसने के बाद करीब 104 परिवार पिछले 8 दिनों से बांध पर रहने को मजबूर हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, मवेशी हों या घर का सामान, सब कुछ घर से बाहर निकलकर अब बांध पर टिका हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बांध पर रह रहे लोगों तक जरूरी राहत पहुंचाई जा रही है। महनार इस टीम के नेतृत्व में टीम लगातार मौके पर मौजूद है। राहत शिविर और मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें भी तटबंध पर 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है। पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में है और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। वहीं भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अजगैबीनाथ से लेकर नमामि गंगे घाट तक चारों तरफ पानी ही पानी है। घाट पर बना पंडाल और मुख्य कार्यक्रम स्थल पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी अब गाँव में प्रवेश कर गया। गाँव की गलियां हो या फिर घर के आंगन, सभी जगह 2 फीट तक पानी बह रहा है। तस्वीर अलग अलग जिलों की भले है, लेकिन दर्द इन सभी का एक जैसा है। किसी का घर पानी में डूबा है, किसी की फसल बर्बाद हुई है, किसी ने अपने बच्चों और मवेशियों के साथ बांध पर शरण ले रखी है। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जरूरत है बाढ़ पीड़ितों तक मदद की हर संभव कोशिश पहुँचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने जरूर लगा है, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा जो है वो टला नहीं है। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में गंगा नदी के कारण जो भीषण तबाही आई है उसको आपको समझाते हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पटना सहित कई जिलों के निचले इलाके इसकी वजह से जलमग्न हो गए। दियारा क्षेत्र में अभी भी बाढ़ का संकट लगातार बना हुआ है। आप समझिए कि किन जिलों में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो राजधानी पटना का नाम है, जहां गंगा नदी का जलस्तर जो है वो अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, वैशाली, रोहतास और ऐसे 12 जिले गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से प्रभावित है और इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और अब आप समझिए कि सरकार इस बाढ़ से निपटने के लिए क्या कर रही है। बिहार सरकार के अनुरोध पर फरक्का बैराज, जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसके सभी गेट खोल दिए गए हैं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद शुवेंदु अधिकारी से बात की थी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से, जिसके बाद फरक्का का सभी जो गेट है वो खोल दिए गए और अब फरक्का बैराज से गंगा नदी का पानी जो है वो तेजी से बाहर निकल रहा है बिहार से। बाढ़ के दबाव को कम करने में इसकी वजह से बड़ी मदद मिली है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य भी लगातार बिहार सरकार की तरफ से जारी है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। तकनीकी टीमें जो हैं वो तटबंध जिन टूट गए हैं उनको ठीक करने में जुटी हुई है। आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है और सरकार की कोशिश है कि बाढ़ की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण ना पाया जाए, अगर कम से कम तो लोगों को राहत सामग्री समय पर पहुंचाई जा सके। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार में एक नई सियासी बहस सुलगा दी है। मांझी समाज से आने वाले संतोष सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि जरूरतमंद दलितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इस बयान पर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। मैं किसी का रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन जातियों को जो अभी भी पिछड़े हुए हैं सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, तो उनको बाहर निकालने की जरूरत है। आरक्षण के कारण कई दलित जातियां आगे बढ़ गई हैं, पर कई जातियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा मानना है बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का। SC/ST के अंदर भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी जातियां हैं उसमें आज भी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर आप देखेंगे तो बहुत ही नीचे है। मैंने कहने का मतलब अभी उनको उतना नहीं मिला है। और कुछ ऐसी जातियां हैं जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। और जहां तक हम सामाजिक स्तर पर कहते हैं तो कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आज भी छुआछूत है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया था कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है और इसे खत्म करना तो दूर, इसकी समीक्षा या बदलाव की बात भी मंजूर नहीं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संतोष सुमन के बयान के बाद बिहार की सियासत में आरक्षण का मुद्दा आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेता है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मंत्री संतोष सुमन के बयान के बाद अब बिहार में सियासी बहस सुलग गई है। और आइए अब खबर तो समझते हैं। खबर आप समझिए कि दलितों में क्या जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये आरोप लगाया है बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने। आरक्षण पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा क्या है, पहले आप उनका बयान समझिए। संतोष सुमन ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा, उन्होंने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आरक्षण की समीक्षा जरूरी है। दलित जातियों में कई जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित है, ऐसा कहना है मंत्री संतोष सुमन का। आरक्षण की समीक्षा का मतलब आरक्षण को समाप्त करना नहीं है, ये भी उन्होंने साफ किया और कहा कि समीक्षा का एकमात्र उद्देश्य वास्तविक हकदार को लाभ पहुंचाना है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ खास जातियां हैं जो कि आरक्षण का अधिक लाभ उठा रही हैं और आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कोटे के अंदर कोटा लागू किए जाने की बात कही है और इसे बेहद जरूरी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण से जुड़े ऐतिहासिक फैसले का भी समर्थन किया और कहा कि हम हमेशा से कोर्ट के उस फैसले का समर्थन करते रहे हैं। अब वो फैसला क्या था तो आप ये समझिए। कोटे के अंदर कोटे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। पहले से तय आरक्षण के भीतर ही उप श्रेणियां बनाने को कहते हैं कोटे के अंदर कोटा। हर उप श्रेणी की हिस्सेदारी इसमें तय की जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि सभी जाति जो हैं उनको बराबर हक मिले। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा देने को वैध ठहराया था और ये कहा था कि राज्य सरकारों को SC/ST में उप वर्गीकरण का अधिकार है।
हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 2007 में ही मुख्यमंत्री रहते पिछड़ी जातियों को दलित और महादलित के रूप में कैटेगराइज किया था। बहरहाल अभी की बात करते हैं। अभी संतोष सुमन ने बयान दिया है और इस पर सियासत हो रही है और ऐसे में समझना जरूरी है कि संतोष सुमन का बयान अहम क्यों है। तो देखिए, संतोष सुमन हैं वो दलित समाज से आते हैं खुद, और केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। बिहार सरकार में फिलहाल वो लघु जल संसाधन मंत्री हैं और इसके अलावा आरक्षण के मुद्दे पर उनका बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि वो खुद एक दलित नेता है। अब आप खबर तो समझिए, कुछ दिन पहले ही एनडीए में ही शामिल एक और पार्टी है एलजेपीआरवी, उसके नेता चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था। चिराग ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा उन्हें मंजूर नहीं है। अब एनडीए में ही शामिल दो दलित नेताओं का आरक्षण पर अलग अलग बयान सामने आया है। सामाजिक न्याय को लेकर अब बिहार में नई बहस तेज होने की संभावना इसकी वजह से जताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और उसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की 5 लाख से ज्यादा जीविका दीदियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 4 लाख महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में दी गई है, जबकि जीविका से जुड़ी 1 लाख महिलाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, यानी कि पहली किस्त इन्हें पहले मिल चुकी थी। और इसके साथ ही 10,000 महिलाओं को जीविका निधि के तहत 50 करोड़ का ऋण भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों ने 1,38 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया है और साल 2030 से पहले राज्य सरकार जीविका दीदियों पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। लेकिन आज बिहार बदला और आपकी ताकत का बदला, इसलिए मैंने कहा आप आज पूरे मार्केट को खड़ा करने का काम आपने किया। 1,38,000 करोड़ का मार्केट बनाने का काम किया और हम लोगों की कल्पना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 में जब हम चुनाव में जाए तो उसके पहले सिर्फ महिला बहनों के लिए 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ आपके ऊपर खर्चा करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए हमारी दीदियों, मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, बिहार की नींव आप है और बिहार की संस्कृति आप है। तो देखिए, रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा दिया है। और आइए अब आप खबर तो समझिए। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री ने एक बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बिहार सरकार की तरफ से एक और पहल की गई है। 1 लाख जीविका दीदियों को दूसरी किस्त के तहत ये सहायता राशि दी गई है और 5 लाख जीविका दीदियों को मदद सरकार ने दी है और ये मदद डायरेक्ट उनके बैंक खातों में दी गई है। डीबीटी के जरिए महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए गए हैं। दूसरी किस्त के तहत 20-20 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में भेजी गई है और इसके अलावा 4 लाख महिलाओं को पहली किस्त के तहत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। आपको बता दें कि जीविका दीदी जो है वो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार अलग अलग पहल करती रहती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सूखे नशे का कारोबार तेज है। पटना सिटी में करोड़ों की नशीली दवा के खेप जब्त की गई है। गोदाम में बड़ी मात्रा में कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। तो मोतिहारी में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे की खेप को बरामद किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सूखे नशे का धंधा कितना तेज है, इसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही है। पटना सिटी में मद्य निषेध विभाग की टीम ने करोड़ों की नशीली दवा जब्त की, तो मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने 1 करोड़ की गांजे की खेप को जब्त किया। पटना सिटी की तस्वीरें चौंकाने वाली है। मद्य निषेध विभाग ने राजधानी में नशे के खेल का पर्दाफाश किया। आप जो ये कार्टन देख रहे हैं, इसी कार्टन में प्रतिबंधित कफ सिरप, इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल भरे हुए हैं। ये सभी दवा नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
जब्त दवा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। प्रशासन की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने 613 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप, 162 कार्टन इंजेक्शन और नशे की दवा जब्त की है। इस नशीली दवा के रैकेट और कारोबार से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज हो गई है। 613 जो है कार्टून जो है कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ, प्रतिबंधित जो है, जिसका इस्तेमाल नशा के रूप में जो है जुआओं के द्वारा किया जा रहा है। और लगभग जो है बाकी जो शेष है उसमें टैबलेट भी है, इंजेक्शन भी है, जो भी वो भी नशा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जो है उसको सत्यापित करा लिया गया है। लगभग जो है कुल मिलाकर इसका मूल्य जो है अनुमानित मूल्य करोड़ों में होगा। अब नशे के कारोबार की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर की, जहां से पुलिस ने 1 करोड़ के गांजे की खेप को जब्त किया है। नेपाल से गांजे की बड़ी खेप बिहार आ रही थी। पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोका और तलाशी ली। ट्रक के अंदर से 1 क्विंटल 88 किलो गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने गांजा तस्कर शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस कारोबार के पूरे सिंडिकेट का पता लगाने में जुट गई है। पटना और मोतिहारी की इन दोनों तस्वीरों से साफ है कि बिहार में सूखे नशे का धंधा तेज है। शराबबंदी के बाद बिहार में स्मैक, गांजा, हेरोइन और नशीली दवाओं का कारोबार बढ़ गया है। बिहार का कोई भी इलाका नशे के धंधे से अछूता नहीं है। नशे का कारोबार हर जगह पैर पसार रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से 5 दिन में डुमरी विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के बाद भी विधायक जयराम महतो के तेवर नरम नहीं पड़ते दिख रहे हैं। विधायक ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो किसी भी धमकी से नहीं डरते और आगे भी पुलिस की कार्यशैली का विरोध करते रहेंगे। जयराम महतो ने विधानसभा में मुद्दा उठाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी उनका समर्थन कर रही है तो सत्ता पक्ष की ओर से संयम बरतने की सलाह दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कड़े दिख रहे जयराम महतो के तेवर। गिरफ्तारी की मांग पर किया पलटवार, किया ऐलान, नहीं डरते गीदड़ भभकी से। कार्यपालिका को हद में रहने की नसीहत। विधानसभा में मुद्दा उठाने का ऐलान। कब थमेगा बयान, बवाल और घमासान। पहले धनबाद के बरवा अड्डा थाना प्रभारी से फोन पर हॉट टॉक, फिर पुलिस एसोसिएशन से पंगा और अब गिरफ्तारी की मांग पर पलटवार। डुमरी से जेल कैंप विधायक जयराम महतो अलग ही तेवर में दिख रहे हैं। जयराम महतो ने साफ किया कि वो पुलिस एसोसिएशन के गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। उन्होंने डीसी और एसपी की ओर से जवानों की बेइज्जती सरेआम किए जाने का आरोप लगाते हुए गैंगस्टर के सामने चुप रहने पर सवाल उठाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के अपमान का मुद्दा विधानसभा में भी उठाने का ऐलान कर दिया। जी नहीं, अपने उनके माफी को, अल्टीमेटम को जेब में रखें। उनके अल्टीमेटम गिदर भभकी से वे लोग डरेंगे जिनको विधायकी से प्रेम है। हम उस भूमि से आए हैं जिस भूमि ने क्रांति को जन्म दिया है, जिस भूमि की गोद में क्रांति पली बढ़ी है, इसलिए अपना गिदर भभकी अपनी जेब में रखें। तो इनको मालूम है कि जयराम महतो जिस पृष्ठभूमि से आता है, पृष्ठभूमि से उनका कोई समर्थन में IAS IPS है नहीं। वही तो बोले, दम है तो प्रिंस खान जब धमका दिया था इन लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। चू नहीं रहेगा और आगे भी धमका के लोग चू नहीं रहेगा। जयराम महतो के बयान के बाद मचे बवाल के बीच झारखंड की सियासत भी दो धुरों में बटी नजर आ रही है। बीजेपी जहां पुलिस एसोसिएशन की ओर से 5 दिन में गिरफ्तारी के अल्टीमेटम का विरोध करते हुए जयराम महतो के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने भाषाई मर्यादा कायम रखने की अपील करते हुए बीजेपी के समर्थन पर निशाना साधा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।